जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा। इसमें हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड कुछ पार्ट उपनिषद्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आइए हम रिवीजन कर ले कि हमने अभी तक हिस्ट्री की जितनी भी जर्नी अभी हमें चैप्टर 5 तक कंप्लीट की है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं। वो कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया कि लोग कैसे आए, मतलब हमने पढ़ा था कौन कौन से केव्स बने थे। स्टोन एज, मतलब समझ लीजिए स्टोन एज कैसे आया था, कैसे कैसे थे। तीन तरीके के स्टोन एजेस आए थे। पैलियोलिथिक स्टोन एज आया था, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते थे। मेसोलिथिक आया था, जिसे हम मिडल स्टोन एज कहते थे। एंड नियोलिथिक स्टोन एज आया था, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते थे। ये स्टोन एज आए थे। स्टोन एज के दौरान ही हमने कुछ टाइम बाद हमने फायर्स बनाने सीखे, फायर्स देखे। फिर हमने उसी टाइम पे कुछ रॉक पेंटिंग्स भी देखी, जो उस टाइम के लोग क्या बोलते, केव्स में बना देते थे। ड्राइंग्स कर देते थे अपने काम वाम को, कि उन किसी चीज़ को हंट, एनिमल को हंट कर रहे हैं, उसकी एक डायग्राम बना दिया, डायग्राम कह रहा हूँ सॉरी, ड्राइंग बना दी, रॉक पेंटिंग बना दी। रॉक पे किससे बनाते थे, वो किससे बनाते थे, पत्थर ले लिया, उससे मार 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 के वो पेंटिंग बनाते थे। उसके बाद हम जैसे जैसे समय आगे गया, उसके बाद हम आए, लोगों ने फूड को कलेक्ट करना शुरू किया, हंटिंग शुरू की, जैसे मैंने आपको बताया। फार्मर, उस टाइम में हमें कैसे पता चला, फार्मर्स के सबूत मिले। कहाँ पे मिले, मेहरगढ़ में हमने कई पार्ट इंडिया के देखे जहाँ पे हमें फार्मर्स के और हर्डर्स के सबूत मिले। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे एंड क्या हुआ था, इसी टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे जैसे क्या हुआ, न्यू स्टोन एज जैसे जैसे बीत गया ना, तो उसके बाद एक न्यू एरा आया हिस्ट्री में, जिसमें लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीने की कोशिश की एंड सेटल्ड लाइफ जीना शुरू भी कर दिया। उसी टाइम उसे हम कैलकुलेथिक एज कहते हैं, सॉरी कैलियोकोलिथिक एज कहते हैं, जिसे नॉर्मली कह सकते हैं कॉपर एज। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम और बीता, फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेनली हमारी हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में भी यहीं से पूछा जाता है। इससे पहले उतना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा स्टोन एज, मतलब फायर कब जलाना सीखा। बस ये शायद कभी पूछा जा सकता है कि हमें सबसे पहले सबूत कहाँ मिले हैं फायर के। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। फिर हम आए, हमने पढ़ा हड़प्पा के बारे में। एशियन सब कॉन्टिनेंट की वन, एशियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, मतलब सदर्न सब साउथ ईस्ट सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे सबसे पहली सिविलाइजेशन जो स्थापित हुई थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था, तीन ही तरीके की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इजिप्शियन, जिसे हम मिस्र की सिविलाइजेशन भी कहते थे। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो आज ईरान है। एंड तीसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पूरा थोड़ा सा पाकिस्तान, इंडिया का और अफगानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट आता था। ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके किनारे था, रिवर इंडस के था। इस टाइम पे हमने क्या देखा कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को नॉलेज हो चुकी थी। किस चीज़ की नॉलेज हो चुकी थी, कॉलोनी को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे एक प्रॉपर मैनर में किसी कॉलोनी को बनाया जाए। ब्रिक्स का, उन्हें बर्न्ड ब्रिक्स का नॉलेज था उन्हें। ठीक है, हमने इस टाइम पे ये भी देखा कि उनके कई सारे बाथिंग एरियाज़ हो गए। आर्किटेक्चर्स को कैसे, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये सिविलाइजेशन, खुदाई के दौरान इन्होंने जैसे जैसे एक्सकेवेट किया उसे, हमें खुदाई के ज़रिए पता चलते गया कि ये थी। कई चीज़ें मिली, पॉटरी मिली। पॉटरी कैसे मिली, कलरफुल पॉटरी, जिसमें ब्लू एंड रेड कलर का यूज़ किया गया था। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जैसे मैंने आपको बताई, सबसे पहली सभ्यता थी। इस टाइम पे हमें ये भी पता चला ट्रेड भी एग्जिस्ट करती थी। ट्रेड कैसे पता चला, क्योंकि क्या हुआ था कि मेसोपोटामिया में इंडस की सील्स मिले एंड इंडस में मेसोपोटामियम सील्स मिले। सील्स वो होते थे जो आज सिक्के समझ लीजिए हम। फिर क्या हुआ, ढोलावीरा, जैसे आप जानते हैं, एक वो भी थी, पोर्ट सिटी भी कह सकते हैं उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ये अच्छे से चलता गया, सिविलाइजेशन अच्छे से चली। कम से कम आज से 5,000 साल पहले, 700 ईयर्स पहले इनका उदय हुआ था, जैसा आपको पता है, मैंने बताया। उसके कॉपर एज भी हम इन्हें इसे कहते हैं, इस एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ना डिक्लाइन होने लग गई।
कब आके डिक्लाइन होने लगी, 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास ये डिक्लाइन होने लगी। कई लोग इसके डिक्लाइनेशन की वजह आर्यन का इन्वेजन भी बताते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बताते हैं। कोई लोग बताते हैं कि फ्लड आ गया था, या इंडस जो नदी जा रही थी उसने अपना फ्लो कोर्स चेंज कर लिया था, ड्रॉट आ गया था, या भूखमरी छा गई थी, या किसी टाइप का मतलब जैसे आज के टाइम पे है ना पेंडेमिक नहीं कहेंगे, किसी वायरस ने अटैक कर दिया था जिससे पूरी सभ्यता ही मिट गई कहते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे आए, आज से 3000 साल पहले हमें कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी मिले। 3000 साल पहले, आज से कम मतलब 1000 बीसी के आसपास अर्ली वैदिक पीरियड समझ सकते हैं। 1500 के बाद तो अर्ली वैदिक पीरियड शुरू हो गया था बीसी के आसपास। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें कुछ रिटर्न सोर्सेज में मिले, जिसमें हमने वेदास के बारे में देखा। वेदास में ऋग वेदा देखा, काफ़ी सारे देखे। हमें ऋग वेदा से पता चलता है कि उस टाइम पे ऋग वेदा क्या, भजन के द्वारा लोग ऋग वेदा क्या थे, ऋग वेदा में थे हाइम्स वगैरह लिखी थी। एंड ये कौन लिखते थे, सेजेस वगैरह, ऋषि मुनि लिखते थे भजन के फॉर्मेट में भजन लिखते थे। ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमने इसमें पॉलिटिकल लाइफ भी देखी, बरियल्स देखे, लोग कैसे दफनाए जाते थे सदर्न इंडिया में, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे जैसे आगे आए अर्ली वैदिक पीरियड जैसे जैसे ख़त्म हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले लेटर वैदिक पीरियड से अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि लोगों ने ग्रुप में रहने लगे और ग्रुप का उन्होंने एक लीडर चुनना तय कर दिया। तो उसी के बाद जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो जनपदास का फॉर्मेशन शुरू हुआ। जनपदास क्या होते थे, जनपदास होता था जन मतलब लोग, एंड पदा मतलब जहाँ उन्होंने अपने पैर रख दिए, तो ये उनका एरिया हो जाता था। उनका एक लीडर भी होता था। काफ़ी सारे जनपदास बने, काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स बने। ठीक है, ये लोग सेमी नोबैटिक स्टेट में रहते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे जनपदास ज़्यादा बनने लग गए, तो उसी टाइम पे महाजनपदास का भी उदय हुआ। महाजनपदास भी बने, काफ़ी सारे बड़े बड़े महाजनपदास बने। जैसे हो गया वाजी, हो गया आपका गांधार, हो गया फिर आपका सबसे बड़ा महाजनपदा हो गया मुगल कह रहा हूँ, मौर्यन एम्पायर हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया। ठीक है, मगध एम्पायर, सॉरी मगध एम्पायर, मगध किंगडम या मगध महाजनपद हम कहते हैं उसे मेनली। उसके बाद इसी टाइम पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। कहीं पे मोनार्की थी तो कहीं पे रिपब्लिकन सिस्टम था। मोनार्की में एक रूलर होता था एंड रिपब्लिकन जैसे बाजी में काफ़ी सारे रूलर्स होते थे। टैक्सेशन सिस्टम भी देखा, क्योंकि अगर महाजनपदा है वो बहुत बड़ी आर्मी भी उन्हें मेंटेन करनी पड़ेगी, उनको पैसे देने के लिए। पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स के वजह से आएंगे। फिर हमने इस टाइम पे एग्रीकल्चर भी देखा। इस एग्रीकल्चर सिस्टम को ग्रो होते हुए कैसे देखा कि इन्होंने आयरन के प्लगशर्स, आयरन के हल यूज़ करने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने ट्रांसप्लांटिंग पैडी, मैंने आपको पिछले लेक्चर आप देखिएगा हिस्ट्री का, उसमें बताया था कि ट्रांसप्लांटिंग पैडी के इमेजेस के साथ कि ट्रांसप्लांटिंग पैडी कैसे करते थे। एक जगह से उठाया वो पौधा एंड कहीं और जाके लगा दिया। उसके बाद इसी टाइम पे हम वर्णा सिस्टम भी देखते हैं। वर्णा सिस्टम चतुर्वर्ण हम कहते हैं, कास्ट सिस्टम भी नहीं कह सकते, मतलब 4 तरीके के वर्णास थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र एंड वैश्य। इस टाइम पे हम देखते हैं। पहले पता क्या था, वर्णा सिस्टम ना ग्रुप पे बेस हुआ था। ये बर्थ के आधार पे नहीं था, लोगों के कर्म के आधार पे था। जो जैसा कर्म करेगा वो उस हिसाब से उस वर्णा में जाएगा। ठीक है। एंड इतना है। उसी के बाद हम ये देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जैसे जैसे महाजनपदास एक तरफ उदय कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे, उसी पैरेलल पीरियड में हम देखते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का भी उदय होता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म उसी टाइम पे उदय करता है, बहुत तेज़ी से फैलाव होता है इसका। हम देखते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 6। अभी तक मैंने आपको जितना बताया प्रीवियस हम कहाँ से पढ़ के आए हैं, कैसे आए हैं, मैंने आपको बताया। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। मेरा वादा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, कभी भी मैं दुखी नहीं होने दूंगा या कभी ऐसा नहीं फील होने दूंगा कि यार हमने सब्सक्राइब किया इस बंदे को और इसने हमें अच्छा कंटेंट नहीं दिया। इसकी कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों में, उन्हें भी ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो करना है चैनल को। चलिए फिर हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, जिसके ज़रिए हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। ओके,
आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्टोरी। देखिए क्या हुआ था ना, 6 सेंचुरी BC, 600 BC के आसपास, यानी 2500 साल पहले, जैसे बता रहे हैं, लोग रिलीजियस थोड़े होने शुरू हो गए थे, रिलीजन को मानना ज़्यादा शुरू हो गया था, रिचुअलिस्टिक हो गए थे लोग। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या हुआ, दो तो मैंने आपको पता है कि दो रिलीजन्स का फॉर्मेशन आज से 100 साल पहले हुआ था। एक है जैनिज़्म, दूसरा है बुद्धिज़्म। तो अभी हम बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि बुद्धा की स्टोरी क्या थी। फिर है टाइटल है हमारा द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। आइए हम देखते हैं बुद्धा की स्टोरी क्या थी, कैसा ये बने थे, एक कैसे इन्होंने एक रिलीजन की शुरुआत की। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम। ठीक है, बुद्धा का जो नाम था, वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाजी किंगडम के थे और ये राजा थे, ये क्षत्रिय थे। बुद्धा जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इनका जो नाम था उस टाइम पे सिद्धार्थ था। ऑल्सो नोन है, हम गौतम इन्हें कहते हैं, जैसे गौतम और बुद्धा। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये बुद्धिज़्म के फाउंडर थे एंड इन्होंने 2500 साल पहले अपना जन्म लिया था। जैसे मैंने आपको बताया, द बुद्धा वॉज अ क्षत्रिय। बुद्धा क्षत्रिय थे। एंड बुद्धा किस गाना मैंने आपको बताया था ना, वाजी सिस्टम में होता था गाना संघ। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था, गाना और संघ होता था एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ। बुद्धा बिलोंग टू साक्य गना, साक्य गना से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही छोटी उम्र में नहीं कहूँगा, इन्होंने क्या किया, एक टाइम इनको ऐसा आया कि क्या हो रहा था ना, ये ऐसे ही बैठे होंगे, शायद लग गया होगा दिमाग में, यार नॉलेज नहीं है, इतने बड़े हो गए, हम किंगडम है पर हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, नॉलेज प्राप्त करने के लिए क्या किया, इन्होंने अपने सारे कंफर्ट छोड़ दिया। आज भी हम कहते हैं ना कि अगर आपको अपने गोल में सफल होना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, अपने सारे कंफर्ट छोड़ दिए एक यंग एज में, एंड बहुत सालों तक मेडिटेट किया। कहाँ पे, बोध गया में, बिहार में, बोध गया बिहार में। और जिस ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेट किया था उसे हम बोधि ट्री भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ, कुछ टाइम तक, बहुत सालों तक इन्होंने जब मेडिटेशन की, अच्छे से ध्यान लगाया, अपने आप को जाना, अपने मन को समझा, अपनी आत्मा को समझा, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई, मतलब ज्ञान मिल गया इन्हें। इसके बाद ही जब इन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, तभी से ये बुद्धा कहलाए गए थे, तभी से इनका नाम बुद्धा पड़ा था। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली जो अपनी टीचिंग्स थी कहाँ दी थी, सारनाथ में दी थी। और सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, वेरी टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो इनको ज्ञान मिला था, इन्होंने जो सबसे पहली टीचिंग दी थी सारनाथ में दी थी, वाराणसी में जो है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी जो जीवन था, अपना पूरा जो लाइफ था, इन्होंने ट्रैवलिंग एंड टीचिंग, घूमते रहते, जहाँ रुकते वहाँ ज्ञान देते रहते, घूमते रहते वहाँ, जहाँ रुकते ज्ञान देते रहते। एंड उसके बाद जैसे जैसे इनका पूरा लाइफ यही चला, ट्रैवलिंग एंड टीचिंग में। उसके बाद ये मतलब एक्सपायर हो गए, पास्ट अवे एट कुशीनारा। कहाँ पे हुए, कुशीनारा में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, बुद्धा ने। ठीक है, आप इतना समझ गए, इतनी थी स्टोरी बुद्धा की। अब हम आगे आइए, थोड़ा सा और बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं, इनकी टीचिंग्स वगैरह। तो बुद्धा की टीचिंग क्या थी, बुद्धा ने क्या ज्ञान दिया था। तो बुद्धा कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। क्या बोलते हैं ये, कि लाइफ ना सफरिंग एंड दुख से भरी हुई है, अनहैप्पीनेस है लोगों की ज़िंदगी में। क्यों, क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स, इच्छा और लालसा जब तक इंसान के दिमाग में रहेगी ना, तब तक वो दुखी रहेगा। देखिए क्या होता है ना, इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, किसी भी चीज़ की हो वो। एक चीज़ पे अगर हम आके, मान लीजिए हमें गोल है, IAS बनना है आपको, या बेस्ट क्रिकेटर बनना है, तो क्या होगा कि आपकी डिज़ायर्स कभी कम होंगे ही नहीं। इनको कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसको अपने ऊपर हम हावी नहीं होने दे सकते। अगर हमने हावी होने दे दिया, फिर हम सिर्फ उसके बारे में सोचते रह जाएंगे, उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सोचा, मैं IAS बन गया, उसके आगे भी होती हैं। फिर हम सोचेंगे कि यार DM बनेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर और ऊपर तक प्रमोशन होता रहेगा। उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। क्या मेहनत कर सकते हैं, सोसाइटी की मदद करो, अच्छे काम करो, लोगों में अच्छे से मदद करो, देश को
ज़्यादा टाइम दो देश के लिए और बहुत जितना बेहतर कर सकते हो क्रिकेट में। अपनी स्किल को सुधारो, अपनी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, बेस्ट बनो। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। डिज़ायर्स क्या है कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं इंसान के मन में हमेशा रहती हैं। तो हम इच्छाओं को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, हाँ कंट्रोल कर सकते हैं हम इच्छाओं को, अपने ऊपर हावी नहीं हो। जिस दिन हमने इच्छाओं को, डिज़ायर्स को अपने ऊपर हावी होने का आदेश दे दिया, उस दिन सब खत्म। आपकी लर्निंग वहीं रुक जाएगी, जितनी नॉलेज आपने गेन की बस वो वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो सिर्फ एक दिमाग में वो फिल्म चले जा रही है कि वो बन गया, वो बन गया। ठीक है, तो डिज़ायर्स को कंट्रोल में करना, एंड लोग इसलिए अनहैप्पी रहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट इवन मोर। जैसे मैंने आपको बताया था डिज़ायर्स में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमें जो चाहिए होता है अगर वो हमें मिल जाता है ना, तो बहुत लोग कहते, कुछ होते हैं जैसे सेटिस्फाइड 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 होते हैं, पर बहुत से लोग, बहुत है 99.9% जो पॉपुलेशन है ना, अगर वो कुछ उनको मिल जाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और पाने की इच्छा रहती है उनकी, और पाने की इच्छा, वही डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते, और पाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए पता है क्या होता है ज़िंदगी में ना, सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। जिस दिन सेटिस्फेक्शन आपका आ गया ना, आपको मतलब नहीं होगा, आप अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे। अब सेटिस्फेक्शन का ये मतलब नहीं कह रहा कि हमें सेटिस्फाई है, हमने 12th पास कर लिया बस मैं सेटिस्फाई हो गया, अब कुछ नहीं करूँगा। ज़िंदगी भर दुखी रहिएगा, ज़िंदगी भर घर पे बैठ के दुखी रहिएगा कि यार मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम था। सेटिस्फाई का मतलब हो गया हमें जो चाहिए हमें मिल गया। अब मैं ये नहीं कह रहा सेटिस्फाई हमें कब नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत से। सिंपल सी बात है, अगर एक चीज़ मैं बोलूँ ना जिससे हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, वो अपनी मेहनत। बाकी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अगर जो चीज़ें हैं दुनिया में, ये पूरा दुनिया मेटेरियलिस्टिक है चीज़ों से। आज आप ले रहे हैं रेडमी का फ़ोन, परसों सैमसंग का, उसके बाद वन प्लस, कुछ टाइम बाद एप्पल आईफोन। मार्केट में अगर इससे भी सही आईफोन से भी तगड़े फ़ोन्स आने लग गए तो उस पे जाएंगे हम, सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम। ठीक है, कभी भी ये नहीं है कभी कि हमें जो मिल गया हम उससे खुश रहें। हमें और चीज़ चाहिए, और चीज़ चाहिए, और चीज़ चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिए ना, ठीक है, ज्ञान से कभी सेटिस्फाई नहीं होना। ज्ञान सेटिस्फाई क्या, ये नहीं कह रहा कि ज्ञान है सेटिस्फाई नहीं, और जाहिर सी बात है ज्ञान से और अपनी मेहनत से कभी भी सेटिस्फाई नहीं कीजिए। ज्ञान जितना लीजिएगा, जितना लीजिएगा वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान तो कभी मैंने आज तक नहीं सुना किसी को ज्ञान का। हाँ, अगर उस ज्ञान का कोई अगर गलत उपयोग करेगा तो भाई उससे बड़ा तो नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है ना। तो सेटिस्फाई होना सीखिए अपने जीवन में। बुद्ध की ये भी टीचिंग थी कि जिस दिन आपने सेटिस्फैक्शन अपनी अचीव कर ली, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा अगर अपने अंदर ला दिया तो मज़ा आ जाएगा। बाहर की चीज़ अपने अंदर, मतलब एक चीज़ होनी चाहिए सेटिस्फाई। कुछ गलत चीज़ खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल रखिए, सेटिस्फेक्शन लाइए कि थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा खाया। ये नहीं कि खाए जा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और चाहिए, और चाहिए, क्रेविंग्स बढ़ती जाएंगी, लालच। ठीक है, डिज़ायर, इच्छा कभी ख़त्म होगी नहीं। तो जो आपको मिल गया है उसे खुश रहिए, बस अपनी नॉलेज और अपनी मेहनत पे कभी सेटिस्फाई मत होइएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन लाइफ। क्या होता है ना, हमें कॉन्स्टेंट जो क्रेविंग जो दिमाग में आई जाती है ना, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मॉडरेशन इन लाइफ को। एक बीच का मॉडरेशन इन लाइफ, मतलब ना हमें दुख ज़्यादा, जैसे मॉडरेशन इन लाइफ बीच का रास्ता तो नहीं कहूँगा, एक मध्य मार्ग पकड़ के, खुशी में ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, दुख में ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल समझ लीजिए, न्यूट्रल उन्होंने कहा था कि आपको न्यूट्रल रहना है कभी भी अपनी लाइफ में। उसके बाद चौथी टीचिंग क्या थी, थॉट पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर। इन्होंने क्या बोला कि आप काइंड रहिए, रिस्पेक्ट कीजिए दूसरों की ज़िंदगी का, दूसरों की ज़िंदगी का मजाक मत बनाइए। ठीक है, अपनी लाइफ को तो एंजॉय करिए ही, अपनी एंजॉयमेंट ट्रेन कीजिए, लाइफ अपनी बॉडी को ट्रेन कीजिए, दिमाग को ट्रेन कीजिए, सोच को ट्रेन कीजिए, मन को कंट्रोल में करिए। एंड दूसरों की लाइफ को ऐसी ही नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे ही वो भी हैं। कोई अगर आपके बारे में बुराई करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको भी ये हक नहीं बनता है कि आप किसी की बुराई करें। रिस्पेक्ट कीजिए ईच लाइफ को। ईच लाइफ यानी कोई भी अगर लिविंग थिंग है, लिविंग ह्यूमन बीइंग हो गया, जानवरों की रिस्पेक्ट कीजिए, किसी की भी लाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए। बिलीव्ड इन कर्मा एंड नेक्स्ट लाइफ। फिफ्थ
जो इन्होंने टीचिंग दी है, बिलीव्ड इन कर्म एंड एक्ट लाइक। कर्म मतलब ये हमने भगवत गीता में भी आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, भगवत गीता में भी आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि जो आपके कर्म हैं उसी के हिसाब से आपको फल मिलता, फल की नहीं कहूँगा, वही है आपका। पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कर्म ही है आपका, ठीक है। जैसे कर्म कीजिएगा उस हिसाब से आप अगले लाइफ में जाइएगा। कुछ न्यू लाइफ में जाते ही नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनके कर्म इतने बढ़िया होते हैं। पर अगर नहीं मिलती है मोक्ष की, कम से कम अपने कर्म इतने बढ़िया रखिए कि अगर अगला जन्म ले तो अच्छे ज़िंदगी माहौल में, या जहाँ आप हैं उससे काफ़ी ऊपर, ठीक है। बुद्धा बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग लैंग्वेज। क्या हुआ था ना, देखिए कितना भी बढ़िया टीचर हो, अगर उसे समझाने की जो ताकत होती है उसमें अगर वो अच्छी नहीं है, मतलब वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा, जो उसने सीखा है वो लोगों को ईजी शब्द में समझा ही नहीं पा रहा, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस ज्ञान का, फ़ायदा नहीं है। वो समझा ही नहीं पा रहा उस, मतलब लोग क्या फिर देखते रहेंगे, उसकी शक्ल देखते रहेंगे, अच्छा 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 करते रहेंगे, समझ तो पाएंगे नहीं लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनरी जो आम लैंग्वेज होती है प्राकृत, इसका यूज़ किया लोगों को समझाने के लिए, अपनी टीचिंग्स फैलाने के लिए, कि लोग आसानी से मेरी टीचिंग्स को, बुद्धा की टीचिंग्स को समझ जाएं, इन्जॉय कर पाएँ। इन्जॉय मतलब अच्छे से समझ पाएँ, उसको अप्लाई कर पाएँ अपनी ज़िंदगी पे, एक सोच ला पाएँ जो उन्होंने टीचिंग्स को दी थी। तो ये कुछ टीचिंग्स थी बुद्धा की, मैंने आपको बताई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये ऐसे होता था, ट्री के नीचे बुद्धा बैठे रहते थे, मेडिटेशन, ध्यान ही लगाते रहते थे। ध्यान, देखिए ध्यान तो आप सबको भी लगाना चाहिए, मैं तो सिंपल कहूँगा मेडिटेट करिए, ठीक है। अपने दिमाग को बस इतना कंट्रोल कर लीजिए कि बाहरी जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको अट्रैक्ट ना कर पाएँ अपनी तरफ बाहरी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट मत होने दीजिएगा बाहरी चीज़ों से, ठीक है। कुछ भी चीज़ को देखा नहीं कि उसके पीछे फटफट फटफट भाग लिया, ऐसा नहीं। आराम से रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शांति के लिए। शांति कहाँ से मिलेगी, मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो देखिए मेडिटेशन ये नहीं कहता कि आपको 1 महीने में कुछ मिल जाए या 1 दिन में, एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस चाहिए होती है, लगातार हर दिन कीजिए मेडिटेशन, 10-15 मिनट कीजिए। अगर ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा टाइम तो अभी ये नहीं कहूँगा कि आप कितनी देर तक कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप महीनों कर लीजिए, पर 1 दिन में हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 1 दिन में हमें क्या बोलते हैं, मेडिटेशन हमने कर लिया, अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, मन कंट्रोल, देखिए मन को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। मन सारा गेम बिगाड़ देता है। कुछ भी कर लो, आज मन नहीं है, आज मन कर रहा है, आज मन नहीं है, आज मन कर रहा, आज मेरा मन ये है, मन 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 कहते रहे, पर मन क्या है, एक बार वो जानने की कोशिश कीजिए कि मन आखिर है क्या, ठीक है। स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, पता चल जाएगा मन आखिर क्या है। बुद्धा भी यही कहते हैं कि अगर मन को अपने वश में करना है तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है नॉलेज लीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा प्राणायाम वगैरह ये सब हो गए, वर्कआउट वगैरह कीजिए अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बुद्धा की ना इसमें एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, इस स्टोरी को अच्छे से समझिएगा, फिर आप जानिएगा कि हम दुखी क्यों होते हैं, जबकि हमें आगे मैं बताता हूँ। चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं। एक बुद्धा की फेमस स्टोरी है, और एक स्टोरी ऑफ कीसा गोतामी। स्टोरी का नाम क्या है, कीसा गोतामी। वंस क्या लिखा है, वंस देयर वॉज अ वुमेन नेम्ड कीसा गोतामी। एक वुमेन होती थी जिसका नाम कीसा गोतामी था। उसका ना जो बेटा था ना वो मर गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। तो क्या हो रहा था, वो बहुत दुखी थी, वो रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए अपने बच्चे को हाथ में उठा के गली गली घूमे जा रही थी, गली गली, पूरी सिटी में गली गली घूमे जा रही थी, और लोगों से मदद मांगे जा रही थी कि मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ज़िंदा करो, मेरे बच्चे की लाइफ वापस लाओ। तभी उसे एक आदमी मिलता है, और वो आदमी उस औरत को लेके बुद्धा के पास जाता है। तो बुद्धा उसे कहते हैं, बुद्धा के सामने जाके कहती है वो कि बुद्धा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को वापस लाइए, ये अब नहीं है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद बुद्धा कहता है कि आप मुझे 1 मुट्ठी सरसों के सीड्स जो होती हैं वो ला के दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके बच्चे को वापस ला पाऊँगा, ठीक है। तो कीसा गोतामी जो होती है वो जाती है, एकदम जैसी जाने लग जाती तभी बुद्धा उसे रोकते हैं और क्या कहते हैं, रुको रुको रुको। वो कहते हैं कि जो तुम सीड्स लाओगी वो एक ऐसे फैमिली में से होने चाहिए जिसका आज तक कोई भी मरा ही ना हो, जिसके घर में आज तक किसी की भी डेथ ही ना हुई हो।
तो वो चले जाती है, वो खुश हो जाती है, वो जाती जाती है। तो फिर क्या होता है ना, किस्सा गोतामी जो होती है लोगों के डोर टू डोर, मतलब घर के दरवाजे खटखटाती है, पूछती है घर के दरवाजे, मतलब जितना हो सकता है वो छानबीन करनी होती है, पूछताछ करनी होती है सीट्स वगैरह की। सीट्स तो उसे लगभग हर घर में मिल जाता है, पर कोई भी ऐसा घर नहीं होता जिसमें लोगों की किसी भी एक की मृत्यु ना हो। किसी भी एक, मतलब क्या है इसमें कि किसी ना किसी कभी ना कभी तो किसी ना किसी की एक फैमिली में डेथ होती है, जैसे दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर हुई होती है ना। जो पूरी उनकी एक जो चली आ रही है फैमिली कह लीजिए, उनमें से किसी न किसी तो एक डेथ हुई होती डेथ होती है। तो उसमें बुद्धा वो समझ जाती है, किसा गोतामी जो होती है वो समझ जाती है कि ऐसा तो कोई फैमिली होगा ही नहीं जिसमें किसी की भी डेथ हुई ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बुद्धा यही समझाना चाहते थे कि हम क्यों रोएं, उतना क्यों मिल के, जबकि हमें पता है जो आया है वो एक दिन जाएगा, जो इस दुनिया में एक दिन आया है वो जाएगा ही, तो हम उसके लिए उतना क्यों रहें, थोड़ा बहुत रो लिए बस बहुत है। पर ये क्या है कि मुझे वो वापस चाहिए, वो समझ चुकी होती है। एंड बुद्धा ने, देखिए इस स्टोरी के जरिए आप समझिएगा कितना बढ़िया से समझा दिया है लाइफ के बारे में। ठीक है, लाइफ के बारे में। चलें आगे चलें, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी चैप्टर में हम कुछ देखते हैं कि 6 स्कूल्स होते हैं इंडियन फ़िलॉसफ़ी के जो उभरते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक होता है, पहला स्कूल होता है वैशिका, वैशेषिका नाम है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। वैशेषिका नाम होता है। इसके जो ऑथर होते हैं, किसने फाउंड किया होता है? सेज कोनाडा ने। ये आप देखिए, पता क्या है, ये जो चीज़ है ना, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में किसी एग्जामिनेशन में कि ये कुछ ऑथर्स क्या बोलते हैं, स्कूल्स थे, इनके टीचर्स या इंडियन फिलोसफर्स कौन कौन थे, इनको किसने लिखा, रोट किया, किसने लिखा वगैरह, ये सब पूछा जा सकता है। सबसे सिंपल, ठीक है, वैशिष्का लिख दिया, अब कुछ नाम लिख दिए सेजेस वगैरह के, तो बताइए अब वैशिष्का किसने लिखी, ये स्कूल का निर्माण किसने किया? तो आप बता सकते हैं ना, सेज कोनाडा ने। तो ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहला स्कूल था वैशेषिका, जिसका फॉर्म किया था सेज कोनाडा ने। दूसरा था न्याया, जिसका किया था सेज गोतामा ने। तीसरा था सामख्या, जिसका किया था सेज कपिला। चौथा योगा, सेज पतंजलि जो आज है वही, इन्हीं के नाम पे पढ़ा गया था पतंजलि आज की। फिर है पांचवा पूर्व मीमांसा एंड वेदांत, सेज जैमिनी ने। एंड उत्तरा मीमांसा, सेज व्यास ने। आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना ही दे रखा है इसमें। हो सकता है आगे वाली क्लासेस में हो और नहीं होंगी, तो जब मैं एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी थोड़ी बहुत कवर हो जाए 8 तक, तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा ना, तो इनके बारे में भी, इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में भी थोड़ा पढ़ाऊँगा, कुछ स्कूल्स वगैरह जो थे उस टाइम पे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करें नेक्स्ट। अब हम देखते हैं उपनिषद को, देखते हैं उपनिषद को थोड़ा बहुत हम देखते हैं। उपनिषद का एक्सपेंशन कब हुआ था? देखिए क्या हुआ था ना, एक्सपेंशन जब हुआ था ना ट्रेड का 600 बीसी के आसपास, तो लोगों के पास ना कम टाइम बचता था रिचुअल्स को वगैरह को फोकस कर परफॉर्म करने के लिए एंड राइट बिलीफ पे फोकस करने के लिए। तो सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ किया और रिचुअल्स को, एंड कहा कि फोकस्ड ऑन राइट बिलीफ जो होता है ना, उस पर आप फोकस कीजिए। तो उसके लिए उपनिषद का निर्माण हुआ था, उपनिषद का। अब देखते हैं उपनिषद क्या है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद लेटर वैदिक टेक्स्ट का एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको अर्ली वैदिक में बताया था, ऋग वेदा एंड अथर्ववेद, ये सब थे, 4 वेदास थे। उसी टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद का निर्माण हुआ था। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर, टीचर से ज्ञान लेना, उनके सामने बैठ के। उपनिषद टीचर के सामने बैठ के ज्ञान लेना वगैरह होता है इसमें। इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट इलेबोरेशन ऑफ वेदास। ये एक इम्पॉर्टेंट इलेबोरेशन, मतलब वेदास का पूरा ज्ञान इसमें छुपा था। दस इस इलस्ट्रेशंस एंड कंक्लूजन्स वर कॉल्ड वेदांत। और इसके जो इलस्ट्रेशंस एंड जो कंक्लूजन्स वगैरह जो इस किताब में उपनिषद में दिए गए थे, उससे हम वेदांता कहते थे। ठीक है, मतलब ये एक इलेबोरेशन था, इलेबोरेट कर दिया था वेदास में वगैरह में क्या क्या लिखा गया है, क्या कौन कौन सी ज्ञान, राइट बिलीफ वगैरह हो गए, फोकस कैसे करें राइट बिलीफ पे, ये सब रिचुअल्स परफॉर्म कैसे करें, ये सब लिखा हुआ है उपनिषद में।
टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड, ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की कन्वर्जेशंस लिखी गई हैं। तभी तो कहा गया है कि सिटिंग नियर द टीचर, टीचर के सामने बैठ के ज्ञान लेना। मोस्ट उपनिषेधिक थिंकर्स वर मैन, जो ज़्यादातर उपनिषेधिक जो थिंकर्स होते थे वो मैन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। जो ज़्यादातर उपनिषेधिक जो थिंकर्स होते थे वो मैन होते थे, और ज़्यादातर ब्राह्मण्स एंड राजाज होते थे। वुमेन थिंकर सच एज गार्गी, कुछ वुमेन थिंकर थी जिसमें से एक थी गार्गी। एंड क्या होता था, सत्यकामा जाबाला सन ऑफ ए स्लेव वुमेन जबाली, एक सत्यकामा भी एक थिंकर थी उपनिषदक की जिनका नाम सत्यकामा जबाला था, जो कि एक सन थे स्लेव वुमेन जबाली के। द उपनिषद स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू क्रिएट अ डिज़ायर फॉर नॉलेज टू अचीव मोक्ष। उपनिषद किस पे ज़्यादा भार देता है, देखिए क्या होता है ना, मैंने जैसा आपको बताया था कि इच्छा सिर्फ किसकी होनी चाहिए, नॉलेज की। तो ये ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है ये देता है टू क्रिएट अ डिज़ायर यानी नॉलेज की इच्छा को कैसे जन्म दिया जाए, कैसे और बढ़ाया जाए कि हम मोक्ष को अचीव कर सकें। ठीक है। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। जो ज़्यादातर मैनी जो आइडियाज़ थे उपनिषद्स के, वो बाद में जाके किसने डेवलप किए थे, शंकराचार्य थिंकर थे। आपने इनका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। शंकराचार्य ने जो उपनिषद के बाकी के जो डेवलपमेंट थी वो की थी, फेमस थिंकर शंकराचार्य। अब हम पढ़ते हैं जैनिज़्म। कौन है जैनिज़्म के फाउंडर, वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, जैनिज़्म के फाउंडर थे। ठीक है, आगे चलें। हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, फिर बुद्धा के बारे में पढ़ा, उनकी टीचिंग्स देखी, फिर कीगागु तोआमी जो वो स्टोरी थी हमने वो देखी पढ़ी, हमने ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जैनिज़्म। फिर हमने उपनिषद को देखा, आखिर उपनिषद क्या होते हैं, किस लिए बनाए गए थे, किस लिए लिखे गए थे, ये देखा। अब हम बात करेंगे जैनिज़्म की। जैनिज़्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि महाजनपदास के साथ साथ जो एक और चीज़ का दो और चीज़ जो फॉर्म हो रही थी वो थी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो अब हम देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। चलें शुरू करें। तो हम देखते हैं एक बार महावीरा के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो वर्धमान महावीरा नाम था इनका। ये भी क्या थे, वाजी संघ के थे। ठीक है, ये भी एक क्षत्रिय थे, बुद्ध की तरह ये भी एक क्षत्रिय थे। वर्धमान महावीरा 24th तीर्थंकारा ऑफ जैनिज़्म 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, जो महावीरा थे वो 24th तीर्थंकारा थे जैनिज़्म के 2500 साल पहले। ये जो थे एक क्षत्रिय थे, कहाँ के प्रिंस थे, लिच्छवीज, प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, पार्ट ऑफ वाजी संघ। लिच्छवीज एक पार्ट था वाजी संघ का। एट हिज 30s ही लेफ्ट होम टू फॉरेस्ट। क्या हुआ, 30 साल की उम्र में ना लगभग इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, वही बुद्धा की तरह लगभग, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो लॉर्ड महावीरा इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। लॉर्ड महावीरा जो थे ना एक जैनिज़्म के फाउंडर हैं, एंड ही यूजुअली जो माने जाते हैं। ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर। इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, वहाँ का कंफर्ट सारा छोड़ दिया, फॉरेस्ट में चले गए एंड वहाँ पे काफ़ी सालों तक मेडिटेट किया, लगभग 12-13 साल तक। एंड क्या हुआ, इन्हें एक सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुई आफ्टर 13 ईयर्स के बाद, 13 साल के लगभग बाद इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान, एनलाइटनमेंट कह लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ही वॉज एबल टू कंट्रोल एंड कॉन्कर द इंद्रियस। इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई कि अपने कंट्रोल कर सकते थे एंड विजय पा सकते थे अपनी किस चीज़ पे, इंद्रीज, सेंसेस। सारा खेल तो इसी का है। अगर अपने सेंसेस पे अपने कंट्रोल पा लिया मेडिटेशन वगैरह करके एंड नॉलेज प्राप्त करते तो गेम कंट्रोल में आपके, गेम पूरा कंट्रोल में है आपके। दिस ही वॉज दस कॉल्ड जीना, ही वॉज दस कॉल्ड, उन्हें जीना कहते थे। एंड हिज डिसिपल्स वर कॉल्ड जैन्स। उन्हें हम ही वॉज दस कॉल्ड, उन्हें जीना कहते थे, उनके डिसिपल्स को हम क्या कहते थे, जैन्स। महावीरा ट्रेवल्ड वाइडली इन द कंट्री प्रीचिंग जैनिज्म फॉर 30 ईयर। ये भी बुद्धा की तरह टीचिंग एंड ट्रैवलिंग में विश्वास रखते थे एंड ट्रैवल किया था इन्होंने पूरी कंट्री को। एंड जैनिज्म 30 सालों तक इन्होंने फैलाया था, 30 सालों तक, एंड ज्ञान दिया था। ही ऑल्सो रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट। इन्हें एंड बुद्धा दोनों को ही रॉयल सपोर्ट बहुत था, रॉयल सपोर्ट इन्हें मिलता था। किंग बिम्बिसारा ऑफ मगध, थोड़ी यहाँ से स्पेलिंग गलती होगी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। किंग बिम्बिसारा ऑफ मगध
प्राद्योतो ऑफ अवंती हेल्प्ड हिम टू स्प्रेड द रिलीजन। किंग बिम्बिसारा जो मगध के थे, मौर्य, ठीक है, किंग बिम्बिसारम एंड प्राड्योटो जो अवंती के थे, इन्होंने इस रिलीजन को स्प्रेड करने में इनकी मदद की। ठीक है, इतना था लॉर्ड महावीरा के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ इनके भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे उनकी टीचिंग्स थी बुद्धा की, तो इनके भी महावीरा के भी प्रिंसिपल्स महावीरा हम देखते हैं। तो महावीरा गेव 5 प्रिंसिपल, इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए। क्या दिए वो देखते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस और नॉन इंजरी। जैन, इन्होंने पहला प्रिंसिपल क्या था, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा का फॉलो करना है, एंड नॉन इंजरी, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी। जैनिज्म में तो ऐसा है कि कीड़े को भी नहीं मारने की ऐसी बात कही जाती, मैंने सुना है कि कीड़े को भी नहीं मार सकते हम, किसी चीज़ को भी इंजर नहीं कर सकते। इन ह्यूमन बीइंग को तो दूर की बात है, एक चींटी मर जाती है होगी मेरे ख्याल से, ऐसा देखिए मैंने सुना है, सही कहूँगा कि किसी चीज़ को भी नहीं मारते थे, कीड़े को भी नहीं। ठीक है। सत्य, दूसरा इनका प्रिंसिपल था ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलिए, सच्चाई सबसे ज़रूरी है, ये मानते थे, सत्य बोला करिए। तीसरा था अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी मत कीजिए, चोरी इन्होंने कहा कि नहीं करनी है। चौथा इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी, ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह कीजिए, वही मेडिटेशन कीजिए कुछ टाइम तक, तो एटलीस्ट ब्रह्मचर्य का 1-2 साल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं अच्छे से। अपार गृह इनका जो 5वां प्रिंसिपल था, नॉन अटैचमेंट, किसी चीज़ से भी ज़्यादा अटैच मत हो जाइए। ये सिंपल था कि कंफर्ट जो होता है ना अपनी छोड़ दीजिए, यही होता है अपनी कंफर्ट। अगर ये अटैच हो गए होते उस टाइम पे अपने जो राज्य वगैरह था, क्योंकि क्षत्रिय तो थे, राजमहल तो वगैरह हो गए इनके पास, नहीं हुआ अटैच, इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा, कंफर्ट छोड़ा, अटैच नहीं हुए उस चीज़ से। ठीक है, तो इनके 5 प्रिंसिपल क्या क्या हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपारिगृह। देखा आपने। अब हम आगे बढ़ें, चलिए अब संघ देखते हैं, संघ क्या है। ठीक है, संघ मतलब वो हो गया, जैसे होता है ना, बुद्ध और जैनिज्म थे, तो जैसे जैसे इन्होंने अपनी टीचिंग्स फैलानी शुरू की थी, लोग ने इन्हें फॉलो किया, लोग फिर मॉन्क्स वगैरह बने, इनके साथ आए। ठीक है, इनके साथ भी आने लगे, उसे हम कहते हैं संघ। बौद्ध महावीरा, पढ़ते हम चलिए। बौद्ध महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। ये दोनों क्या मानते थे, जिन लोगों ने अपना परिवार छोड़ा है या अपना घर बार छोड़ा है, वही लोग ट्रू नॉलेज पा सकते हैं, एक सत्य को, मतलब उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, इन्होंने कुछ अरेंज किया कि लोग इनके साथ रह सकें, एक संघ बन सकें। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर, एन एसोसिएशन, एक किस चीज़ की एसोसिएशन थी, संघ, जो लोग अपना घर बार छोड़ के इनके साथ आ गए थे। ठीक है, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनाया पिताका। जो रूल्स वगैरह थे बुद्धिस्ट संघ के, एक किस किताब में लिखे गए हैं, विनाया पिताका। ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि बताइए किस ये जो बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स हैं ये किन कौन सी किताबों में लिखे गए हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए विनाया पिताका। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, अंडरलाइन सॉरी कह रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। इसके क्या था, इसमें हमने जानना जाता था कि जो मैन एंड वुमेन के जो ग्रुप्स थे ना, वो थोड़े अलग अलग थे। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, सारे मैन जो होते थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द, चिल्ड्रंस भी कर सकते थे, पर उन्हें किसकी परमिशन चाहिए होती थी, पेरेंट्स की। स्लेव्स भी ज्वाइन कर सकते थे, पर उन्हें किसकी परमिशन चाहिए होती थी, अपनी मास्टर्स की, मास्टर्स जिनके लिए वो काम करते थे। दोज हु वर्कड फॉर द किंग, जो लोग किंग के लिए काम करते थे उन्हें किंग की परमिशन चाहिए होती थी। डेटर्स को क्रेडिटर्स की परमिशन चाहिए होती थी। परमिशन के बिना फिर फ़ायदा नहीं है ना संघ में आना। ठीक है, तो परमिशन के साथ ही आया जाता था। ठीक है, वुमेन को अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए होती थी। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेफ्ट संघ लेट सिंपल लाइफ, जो मैन एंड वुमेन जो ज्वाइन करते थे संघ को, उन्हें एक सिंपल आम जिंदगी जीनी होती थी। वो मेडिटेट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मेडिटेट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सिटीज़ टू सिटीज़, विलेजेस टू विलेजेस वो ट्रैवल करते रहते थे। एंड किस लिए, बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स, कुछ तय समय था जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे, हम भिक्षा ही कह सकते हैं, भिक्षाम देही। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुस, तभी हम उन्हें क्यों कहते हैं, भिक्षुस कहते हैं। भिक्षुस भिक्षा वगैरह मांगते थे, खाना चाहिए होता था, इन्हें खाना लेते थे। द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगार, ठीक है, बेगार मतलब है। एंड भिक्षुनीज, जो वुमेन्स होती थी उसे हम भिक्षुनीज कहते थे, भिक्षुनीज लिखा है।
दे थॉट अदर्स एंड हेल्प वन अदर, उसके बदले वो क्या करते थे, लोगों को सिखाते थे, टीचिंग्स देते थे, एंड लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे. दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा. वो मीटिंग्स वगैरह भी करते थे, ये जो संघा होती थी, कि आपस के उनके ग्रुप में तो कोई लड़ाई वगैरह नहीं है ना, उनको सेटल करने के लिए या उनको रिजॉल्व करने के लिए इनकी एक मीटिंग भी होती थी. Those who joined Sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them wrote down. देखिए ज़्यादातर जो लोग इनके साथ जो जुड़े थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, कोर्टिसन्स हो गए एंड स्लेव्स वगैरह हो गए, इन लोगों ने अपनी टीचिंग्स, मैनी ऑफ देम, इन्होंने अपनी टीचिंग्स लिखी हैं बुद्धा के बारे में. बुद्धा की जो टीचिंग्स है इन्होंने लिखी है. सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल, और कुछ लोगों ने तो ब्यूटीफुल पोइम्स वगैरह भी लिखी हैं, डिस्क्राइब किया है अपने लाइफ को जो वो संघा में थे. ठीक है, आप संघा समझ गए. आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है ये मोनेस्टरीज. अब हम इसमें मोनेस्टरीज देखते हैं. मोनेस्टरीज क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये मोनेस्ट्री है, केव सा बन रखा है. नन्स लिव एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर, नन्स वगैरह रहती थी इन शेल्टर्स में. To begin with both, sorry, बोध कह दिया. To begin with both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year. ये लोग क्या कहते थे, मैंने जैसे आपको बताया था, ट्रैवल करते रहते थे प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट दी, पूरे साल ये ट्रैवल करते रहते थे, लोगों को टीचिंग ट्रैवलिंग वही चलता रहता था इनका. ठीक है. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन वैन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल. ये सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक ही बार जो रुकते थे एक जगह, वो कौन सा सीज़न होता था, रेनी सीज़न, क्योंकि कीचड़ वगैरह हो जाते होंगे, चलने में दिक्कत, हैवी बारिश हो रही है, लोगों को दिक्कत, उनके संग जो होते थे उनको दिक्कत वगैरह ना हो, तो इसलिए वो रुक जाते थे. देन देयर सपोर्ट, तभी क्या हुआ ना कि उस टाइम पे जब वो रुक जाते थे, इसके लिए क्या हुआ कि जब वो जाएँ कहीं और, जब वहाँ रेनी सीज़न आ गया, वो बैठे हुए पेड़ के नीचे, ऐसा नहीं चलना चाहिए ना, तो उनके सपोर्टर्स ने क्या किया, टेम्पररी शेल्टर्स बना दिए. कहाँ पे बना दिए, गार्डन्स वगैरह में बना दिए, नेचुरल केव्स बना दिए, इन हिली एरियाज केव्स वगैरह बना दिए. जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बुद्धिस्ट केव्स है, अजंता केव्स जा सकते हैं, उधर है औरंगाबाद, अजंता एंड एलोरा जो केव्स हैं वगैरह, एंड बुद्धिस्ट केव्स और भी जगह हैं. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. ज़्यादा जैसे जैसे टाइम गया तो कुछ जो सपोर्टर्स वगैरह थे मॉन्क्स के, नन्स के, उन्होंने क्या फील किया कि इनके लिए परमानेंट सेटलमेंट ज़रूरी है, शेल्टर ज़रूरी है जहाँ पे ये रुक सकें, तो उन्होंने इनके लिए मोनेस्ट्रीज़ बनवा दी. और मोनेस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, विहारास कहते हैं. दीज वर नोन एज विहारास. द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड, जो शुरुआती जो विहारास जो बने थे वो वुड के बने थे, एंड उसके बाद ब्रिक्स के बनने शुरू हो गए. सम वर इवन इन केव्स दैन वर डग आउट इन द हिल, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में आप जब जाएंगे तो क्या हुआ था, केव्स वगैरह में डग करके इन्होंने बनाया रखा था इनके रहने के लिए शेल्टर वगैरह. वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और ए लैंड ओनर और किंग. जो ज़्यादातर जो लैंड होता था जहाँ पे विहारा बनता था, विहारास जो उनके रहने के लिए जो शेल्टर वगैरह मोनेस्ट्रीज जो बनाई जाती थी, वो क्या होता था, किसके द्वारा डोनेट किया गया था वो ज़मीन, रिच मर्चेंट्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए और किंग्स हो गए. द लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स. लोकल पीपल इनके पास आते थे, क्या लेके आते थे, फूड्स लेके आते थे गिफ्ट के तौर पे, क्लोथ्स लेके आते थे, मेडिसिन लेके आते थे इन मॉन्क्स और नन्स के लिए, और इनके बदले उन्हें क्या मिलता था, टीचिंग. सबसे ज़रूरी है टीचिंग. कोई अगर ज्ञान आपको दे दे आप खुश हो जाइएगा, उसके बदले से आप कुछ भी दे दीजिएगा. इन रिटर्न दे टॉट दैट पीपल, उसके बदले वो इन्हें सिखाते थे, टीच करते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, काफ़ी सेंचुरीज तक बुद्धिज़्म पूरी तरह से फैल गया हमारे सब कॉन्टिनेंट में, एंड यहाँ तक कि बाहर भी. और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे डिटेल में. तो इस चैप्टर में बस इतना था. हमने इसमें न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ वगैरह देखे, कैसे पढ़ा, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़े, कुछ स्टोरीज़ पढ़ी, उनकी टीचिंग्स वगैरह पढ़ी. इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप ज़रूर देखिए, पूरा चैप्टर देखिएगा अगर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एंड सपोर्ट कीजिएगा. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए. बेल आइकन दबाइए. देखिए आने वाले लेसन्स जो होंगे ना वो कमाल के ही होंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती ही जाएंगी. आपका सपोर्ट अगर जैसे जैसे मिलता रहे, क्योंकि देखिए आपके लिए हैं,
आप ही के लिए तो मैं इतनी, देखिए क्या होता है ना कि पीपीटी बनाने में मेहनत लगती है, तो अब वो कर्म तो हम कर रहे जैसे हमने पढ़ा, पर फल की इच्छा कहते हैं जैसे नहीं रखा को। एक होता है ना कि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए कि आपको नई नई वीडियोस, लेक्चर्स या वीडियोस जब भी अपलोड हो वो आपको टाइम पे मिल सके। देखिए सबसे पहले ना मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि लेक्चर्स क्या हो रहा है, काफ़ी दिन दिन पे आ रहे हैं, काफ़ी टाइम पे, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पर 19 तारीख को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। 19 के बाद क्या होगा कि 21 तारीख को मंडे है ना, मंडे से रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास होगी, रोज़ एक लेक्चर आएगा, एनसीईआरटी का हो। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ते जाए मैं और लेक्चर्स ले आते जाऊँगा। अभी बहुत चीज़ें लानी बाकी है, अभी बहुत चीज़ें पढ़नी बाकी हैं, बहुत प्लान है इस चैनल के लिए। आप बस सब्सक्राइब करिए चैनल को कि आपको सबसे पहले फ़ायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को फैलाइए, ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।